Hello students, Professor Asprit Kaur here. Welcome to my channel Theory Guru. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ सब्जेक्ट इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है एज यू ऑल नो. ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स का अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले विद इन इंडिया उसे वो है 26. IFRS के अंदर इसको कहा जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 मीन्स की जिसके अंदर IFRS की कन्वर्जेंस है और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस करे गए थे. ठीक है, तो वैसे तो इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग आपको पता है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, राइट. तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में. जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 है वो कब एप्लीकेबल हुआ था, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2016. ठीक है, और ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया, कहते इट प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स दैट आर नॉट डेल्ट विद स्पेसिफिकली बाय एनी अदर स्टैंडर्ड. जो इंटेंजिबल एसेट्स किसी भी और स्टैंडर्ड के अंदर कवर नहीं हुए उनके लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया और इसके अंदर ये बताया गया कि उन एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है. ठीक है, एंड इट इज मैंडेटरी इन नेचर फ्रॉम दैट डेट. कौन सी डेट भाई, जो ऊपर लिखी है, दैट इज, आप लोग बोलो, 1 अप्रैल 2016. ठीक है, इस डेट से नीचे अब जो हम पढ़ेंगे कंपनीज उनके लिए ये मैंडेटरी हो गया. मतलब जो कंपनीज हम पढ़ेंगे उनके लिए ये स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना मैंडेटरी हो गया फ्रॉम द डेट दैट इज 1 अप्रैल 2016. तो सबसे पहले वो कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडिया के अंदर लिस्टेड है चाहे इंडिया के बाहर लिस्टेड है, जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ और मोर है, उनके लिए ये स्टैंडर्ड मैंडेटरी है. ठीक है, और अगर अनलिस्टेड कंपनीज की बात करें तो अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़. ठीक है, मोर देन 500 करोड़. लिस्टेड हो तो अप टू 500 करोड़ भी चलेगा और मोर देन 500 और मोर. ठीक है, अनलिस्टेड की बात करें तो सिर्फ मोर देन 500 करोड़, उनके लिए ये मैंडेटरी है. और तीसरा, इन्हीं कंपनीज की चाहे कोई भी होल्डिंग है, चाहे कोई भी सब्सिडरी है, चाहे जॉइंट वेंचर है, चाहे एसोसिएट्स कंपनीज हैं, सबके लिए इस स्टैंडर्ड को, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, उसको फॉलो करना, उसके स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना मैंडेटरी बन गया. ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस स्टैंडर्ड को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव था. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स that are not dealt with specifically in another Indian accounting standard. तो वही बात कह रहे हैं कि जो इंटेंजिबल एसेट्स किसी भी और स्टैंडर्ड के अंदर कवर नहीं हुए उनके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करना है, कैसे करना है, वो इस स्टैंडर्ड के अंदर बताया गया. ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एन एंटिटी टू रिकॉग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट इफ एंड ओनली इफ सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट. किसी भी एसेट को तभी आइडेंटिफाई करना है, तभी रिकॉग्नाइज करना है किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स को अगर वो इस स्टैंडर्ड के अंदर दिए गए क्राइटेरिया को मीट करेगा. इस स्टैंडर्ड के अंदर आगे चल के हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि इंटेंजिबल एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है. तो अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट उस क्राइटेरिया को मीट करेगा तभी उसे इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करना है, अदरवाइज नहीं करना. ठीक है, फिर कहते हैं द स्टैंडर्ड ऑल्सो स्पेसिफाइज हाउ टू मेजर द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, कि आपने उस इंटेंजिबल एसेट की क्या अमाउंट डालनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ये वो भी बताता है. हाउ टू मेजर, कैसे आपने कैरिंग अमाउंट को मेजर करना है, राइट. एंड रिक्वायर्स सर्टेन डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स, और ये भी बताता है कि सर्टेन डिस्क्लोजर्स, क्या क्या बातें डिस्क्लोज करनी या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखानी, बतानी ज़रूरी है, वो भी ये बताता है. तो ऑल एंड ऑल अगर इसको हम बाइफरकेट कर देना तो 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं. इस थर्ड वाले को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. एक में आप लिख दो कि हाउ टू मेजर द कैरिंग अमाउंट, दूसरे में आप डिस्क्लोजर वाला पॉइंट लिख दो. तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया सबको, राइट. फिर हमारे पास आता है स्कोप. नाउ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट हो, अप्लाइज टू ऑल इंटेंजिबल एसेट्स अदर देन, इट अप्लाइज टू ऑल इंटेंजिबल एसेट्स अदर देन, मतलब नीचे जितने भी आप पढ़ोगे ना उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता
इनको छोड़ के बाकी सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है फाइनेंशियल एसेट्स, वो ऑलरेडी डिफाइन करे गए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 के अंदर, तो इसीलिए इन फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। फिर कहते हैं एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट्स, जो एसेट्स एक्सप्लोर करके निकाली जाती हैं या इवैल्यूएट करके निकाली जाती हैं वो ऑलरेडी कवर करी गई है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 106 के अंदर। तो एक्सपेंडिचर अगर किया गया है ऑन द डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ, अगर मिनरल्स को, ऑयल को, नेचुरल गैस को या कोई भी ऐसी रिसोर्स जिसको ज़मीन में से निकाला जाता है, ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसकी डेवलपमेंट करने के लिए अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करा गया है तो वो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अंदर नहीं कवर होता, ठीक है। फिर कहते हैं कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी इंटेंजिबल एसेट अराइज हुआ है इशूड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, तो उसके ऊपर भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, आगे हमारे पास आता है इंटेंजिबल एसेट्स दैट आर विद इन द स्कोप ऑफ अनदर स्टैंडर्ड। कुछ और एसेट्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में कवर किए गए हैं, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर सेल, वो कवर होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर। फिर है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, वो कवर होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर, ठीक है। फिर आता है लीजेस दैट आर विद इन द स्कोप ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, जो लीजेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अंदर कवर होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी 38 एप्लीकेबल नहीं होता। फिर क्या कहते हैं एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉई बेनिफिट, वो कवर होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अंदर, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, लाइक दो बिजनेस अगर कंबाइन हुए हैं तो उसके अंदर गुडविल एक्वायर करी गई है तो वो कवर होती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 के अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी लिखे हैं इनको आप लर्न कर लीजिए, इनको छोड़ के जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स बचते हैं उनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं विच आर रिलेटेड टू दिस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम बार बार इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं, तो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन। तो इसमें ना 3 चीज़ें कवर होती हैं, तो मैंने तीनों को अलग अलग कलर का किया है ताकि आपको ये 3 बातें याद रहे। सबसे पहली बात, इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, मतलब जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरी बात, वो नॉन मोनेटरी एसेट होना चाहिए। नॉन मोनेटरी एसेट मतलब नॉन मोनेटरी एसेट इज एन एसेट whose value can change over time in response to economic conditions। बेसिकली नॉन मोनेटरी एसेट्स कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी तो उनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और अगर इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर हो जाएंगी तो उनकी वैल्यू डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो नॉन मोनेटरी एसेट्स मीन्स जिनकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। तो इंटेंजिबल एसेट्स पहली बात आइडेंटिफिएबल होने चाहिए, दूसरी बात नॉन मोनेटरी होने चाहिए और तीसरी बात विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये बात तो आपको पता ही है कि हम इनटेंजिबल किसको बोलते हैं, जो हमें नज़र नहीं आता, है ना। तो वही बात बोलिए विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। क्लियर हो गया। तो इंटेंजिबल एसेट को जब आपने डिफाइन करना है एज पर दिस स्टैंडर्ड तो 3 बातें याद रखनी है। हाँ जी, पहली आइडेंटिफिएबल, दूसरी नॉन मोनेटरी एसेट, तीसरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो ये है इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन। अब एग्जांपल्स, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले लो, पेटेंट्स की एग्जांपल ले लो, कॉपीराइट्स की ले लो, कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप की एग्जांपल ले लो, मार्केट शेयर, मार्केटिंग राइट्स, मोशन पिक्चर फिल्म्स। तो इनमें से 3-4 आप याद कर लेना और एज सच आप लिख देना एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये हो गया मीनिंग हमारा इंटेंजिबल एसेट्स का। दूसरा, एसेट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट। कहते एसेट एक ऐसी रिसोर्स है, एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। जो मतलब हम एसेट किसको बोलेंगे, जो चीज़ एंटिटी कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। और दूसरी बात, उस चीज़ से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो।
तो एसेट किसको बोलेंगे? दो बातें ध्यान रखनी है आपने। एसेट क्या होता है? जिस चीज के ऊपर कंपनी का कंट्रोल है, एंटिटी का कंट्रोल है, और इस चीज से फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? एंटिटी को मिलेंगे, ठीक है। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। तो उस चीज को हम एंटिटी का एसेट कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है आइडेंटिफिएबिलिटी। अब आइडेंटिफिएबिलिटी में कि वो आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। देखो, एन एसेट इज आइडेंटिफिएबल इफ इट इज आइदर सेपरेबल। पहली बात, एसेट को हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम उसे सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द एंटिटी। मीन्स इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड और डिवाइडेड फ्रॉम द एंटिटी, और एंटिटी से उसको अलग करके सेल भी किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, लाइसेंस्ड किया जा सकता है, या फिर रेंट पे दिया जा सकता है, या एक्सचेंज किया जा सकता है। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को हम एसेट तभी आइडेंटिफाई करते हैं अगर वो एंटिटी से सेपरेट करके सेल किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या वट एवर लाइक एक्सचेंज किया जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट। दूसरी चीज़, यस, फोर्थ हमारे पास आ गया कंट्रोल, ठीक है। अब कंट्रोल का क्या मतलब होता है? एन एंटिटी कंट्रोल्स एन एसेट इफ द एंटिटी हैज द पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कंट्रोल का क्या मतलब है कि एंटिटी के पास, हम बोले किसी एसेट का कंट्रोल है, तो कंट्रोल का क्या मतलब है कि अगर उस एसेट से फ्यूचर में होने वाला जो इकोनॉमिक बेनिफिट है अगर वो एंटिटी को ही मिलेगा, पावर है एंटिटी के पास उसी बेनिफिट को ऑब्टेन करने की, तो मतलब एंटिटी का उसके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया, ये बाद में आए, ये आप अब देख लीजिए, अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट्स। अभी हमने आइडेंटिफिएबिलिटी में करा कि इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड, है ना, वो सेपरेट किया जा सकता है, ये 2 पॉइंट्स में है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो जो एसेट है ना वो कैसे आया है आपके पास, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आया है या लीगली आया है। जैसे इन दोनों की एग्जांपल लें तो कॉन्ट्रैक्चुअली तो हो गया कि आपने पैसे दिए हैं और वो एसेट को एक्वायर किया है, कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके बीच में, ठीक है, आपका और दूसरी पार्टी का, कि आपने इन कंसिडरेशन अमाउंट पे कर दी और एसेट आपके पास आ गया। लीगल राइट कैसे होगा? मान लो कि आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो एक्वायर जब करते हैं तो काफ़ी सारे एसेट्स लीगली आपके बन जाते हैं, आपका राइट बन जाता है उनके ऊपर। तो वो एसेट जो है या तो कॉन्ट्रैक्चुअली आपके पास आया है या लीगली आया है, ठीक है। तो कंट्रोल से पहले आइडेंटिफिएबिलिटी की पूरी क्या है डेफिनेशन? एक 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो वो सेपरेबल होना चाहिए, विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एंटिटी। दूसरी बात, वो आपके पास आया कैसे है एंटिटी के पास, या तो कॉन्ट्रैक्चुअली आया है या लीगली आया है, ठीक है। अब कंट्रोल की बात करें, वो आपको क्लियर हो गया। कंट्रोल मतलब जिस एसेट के फ्यूचर में होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर एंटिटी का राइट है, एंटिटी के पास पावर है उन्हें ऑब्टेन करने की, तो इसका मतलब क्या है कि एंटिटी का उस एसेट के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। फिर आती है बात फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की क्या डेफिनेशन होगी? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम द एसेट में इंक्लूड, 3 चीज़ें इंक्लूड करता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो पहले आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट थिंग क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। उस एसेट से कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, कोई सर्विसेज आपने है ना करी है डिलीवर, तो उससे होने वाला रेवेन्यू क्या है? उस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट माना जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा, कॉस्ट सेविंग। अगर मान लो आपने वो एसेट लीज पे लिया हुआ है तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट सेव हो रही है, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट्स में रेंट पे कर रहे हो, है ना। वो एसेट आपने खरीदा नहीं है। अगर आप खरीदते तो आप एक ही बार बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो पे करते, लेकिन आपने क्या करा है, आपने वो रेंट पे लिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट सेव होती है इसके अंदर। तो जितनी कॉस्ट आपकी सेव हो रही है वो भी किसका पार्ट है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का, ठीक है। और तीसरा आता है अदर बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट्स बाय द एंटिटी। वो एसेट को यूज करके अगर कोई भी बेनिफिट आप डिराइव कर रहे हो, अदर बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट्स बाय द एंटिटी, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाती है? हाँ जी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स।
तो सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट हो सकता है मार्केटिंग के रिलेटेड, बहुत सिंपल है, मार्केटिंग के रिलेटेड, जैसे कि ट्रेडमार्क, कई बार हम बनवाते हैं ना ट्रेडमार्क, ब्रांड्स के जो होते हैं ट्रेडमार्क होते हैं कि आप ट्रेडमार्क देख के समझ जाते हो कि ये किस ब्रांड का है, वो मतलब कि मार्केटिंग से रिलेट करते हैं। या इंटरनेट डोमेन नेम, ठीक है, इंटरनेट डोमेन नेम भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि मार्केटिंग से रिलेट करता है। दूसरे होते हैं कस्टमर रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप। अब इसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही बेनिफिट होगा एंटिटी को, ये जितना वीक होगा उतना ही एंटिटी जो है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तीसरे होते हैं आर्टिस्टिक रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि म्यूजिक, कॉम्पोजिशन, प्रेजेंटेशन ऑफ पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स एटसेट्रा, ठीक है। और फोर्थ होते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी की एग्जांपल ले सकते हो आप, डेटाबेसेस की ले सकते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन ये किसका पार्ट है, ये होते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग, देन फर्दर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों के साथ। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज़ प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।